हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके इस बार एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों। आपने सुना होगा अभी रिलायंस फाउंडेशन ने एक अपना कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। क्या नाम है? वनतारा। वनतारा चर्चे में आया है और उसकी वजह से साइट्स भी चर्चे में आ गया। मैं इसलिए कहता हूं हमेशा टॉपिक को ऐसे कवर कीजिए ताकि करंट भी आपका कंप्लीट हो जाए और स्टैटिक भी छूटे नहीं। तो आप अभी देखेंगे साइट से वनतारा का क्या रिलेशनशिप है और यूपीएससी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अक्सर जो रिसेंट न्यूज रहती है उससे स्टैटिक को जोड़कर क्वेश्चन पूछ लेता है। साइट को पढ़ने से पहले आप समझिए साइट्स है क्या। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए। को सर वाइल्ड लाइफ का ट्रेड तो बंद होता है, नहीं करते। बिल्कुल सही आपने कहा। इसी को लेकर गाइडलाइन है कि अगर किसी वाइल्ड लाइफ का ट्रेड किया जा रहा है तो इंटरनेशनल रूल और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। जब उस रूल और रेगुलेशन का वायलेशन होता है तो रिसोर्स यानी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की वजह से आप देख रहे हो हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप के टर्बुलेंस आ रहे हैं। टर्बुलेंस में आप देख सकते हैं साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, टेम्परेचर हाई होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। इसका रिसेंट का एग्जांपल है तेलंगाना का जो फॉरेस्ट काटा गया हैदराबाद के आसपास, जिसे ग्रीन लंग कहते थे। तो ये सभी न्यूज चर्चे में रही। तो आप देखें, पहले तो साइट्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक टर्म लिखा है इंडेंजर्ड, यानी ऐसी स्पीसीज जो संकट में है और जिनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए गए तो इन फ्यूचर में वो डेफिनेटली एक्सटिंक्ट कर सकती है। इसमें हम देखेंगे इसी कन्वेंशन को हम लोग बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन भी। वॉशिंगटन कन्वेंशन, तो ध्यान रखें कभी, और इस पर यूपीएससी ने आई थिंक 2013 में क्वेश्चन पूछा है। उस समय स्टैटिक पूछा था। इस समय का जो ट्रेंड है वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछ सकता है। तो वॉशिंगटन कन्वेंशन आप हम लोग क्या करते रहेंगे? हम लोग साइट्स को ढूंढते रह जाएंगे। अरे साइट्स तो पूछा नहीं, वॉशिंगटन कन्वेंशन कहां से आ गया। जैसे इस बार यूपीएससी 2024 के मेंस में लोग टॉर्नेडो पढ़ के गए और उसने ट्विस्टर पूछ लिया, जबकि आप जानते हैं टॉर्नेडो का एक दूसरा नाम भी क्या होता है? ट्विस्टर भी होता है। आगे चलते हम लोग, हम देखते हैं साइट्स के बारे में। आखिर इसका मेन पर्पस क्या है वो हम देखते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्या है? इट एम गोल इज टू प्रिवेंट स्पीसीज फ्रॉम बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये लाइन आ गई। ऐसी लाइनें क्या करते हैं यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में डाल देता है, यानी हमें ऐसा करना है कि स्पीसीज का अब नेचर ने इतना कुछ हमारे लिए दिया है तो हम उसका इस रूप में बैलेंस अप्रोच में यूज करें ताकि इस अर्थ की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, वो बिगड़े नहीं। इसके लिए हमें जो भी वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान रखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है वो जान लीजिए। उसके पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। और देखो यही पॉइंट आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और ये पेपर 3 के जीएस में भी मेंस में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे क्या है?
इंटरनेशनल ट्रेड को ये रेगुलेट करता है, प्रोवाइड वेरिंग डिग्री ऑफ प्रमोट, ये क्या करता है, इस तरह प्रमोट करता है कि फ्लोरा एंड फोना की इस अर्थ पे बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे। अब देखेंगे इसकी मेंबर कंट्रियों के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो मेंबर कंट्री को करना पड़ता है। जैसे भारत इसका मेंबर कब बना, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, क्योंकि इसके रूल के तहत यह कहा गया है कि हर कंट्री को एक नॉर्म्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे अपने कंट्री में, ताकि वहां भी वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना का कंजर्वेशन हो सके। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी कल की न्यूज है, अगर आपने कल सुना होगा कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी 2 चीता को एक नए, ठीक है, नेशनल पार्क में रिहेबिलिटेट किया है। यानी चीता वाला प्रोग्राम हमारे लिए काफी अच्छा इंडिकेशन है इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर। अब चीता साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए, तो वो किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लाए गए, वो इसी साइट्स के अंतर्गत लाए गए। क्या लिखा है, अब देखिए, कंट्रोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज आ गया। यानी जो स्पीसीज खतरे में है उनका ट्रेड तो किया जाएगा, लेकिन एक कंट्रोल मैनर में। अब इसी को यूपीएससी पूछ सकता है कि चीता को किस रूल, किस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत लेके आएगा, तो साइट्स हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, प्रोमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। यही मैंने बोला कि इससे क्या होगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो इसमें इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए ये नहीं केवल इंडिया ही प्रयास करेगा, केवल यूएस तो खैर इस समय नहीं कर रहा है। यूएस में एक नए, कहते हैं ना, विजनरी प्रेसिडेंट आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वो तो हर चीज को ही डिनाई कर देते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से उन्होंने क्विट कर दिया था, उन्होंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। खैर उनकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या है, हमें इनकरेज करना होगा क्या, कॉपरेशन। यानी किसी एक के सहयोग से काम नहीं बनेगा। इसके लिए वर्ल्ड की जितनी भी मेजर कंट्री हैं, जिनको बोलते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कंट्री, उनके साथ साथ जो अदर इंपॉर्टेंट कंट्री है, उनका कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और इसकी जो मेंबर कंट्रियां हैं 183 हैं। हालांकि डेटाबेस क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी कई बार यूपीएससी में देखा गया है वो ऐसे वेग स्टेटमेंट बना देगा कि इनकी मेंबर कंट्री हैं केवल 50, मतलब वो आपको बिल्कुल क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, या दे देगा 225। तो हमें कॉमन सेंस पे भी चलना होता है। वो ये नहीं कहता कि डाटा आप रटो, नहीं, वो चाहता है कि अब रेंज में उसके लगभग हो। यानी आप इतना डेटा नहीं भी याद रखा तो ये रहेगा ये 200 के अंदर ही है, तो इतना आप याद रखोगे तब भी आप चीजें अच्छे से कर लोगे। देखो, सपोर्ट एंड द कंप्लीमेंट नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट विथ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क। यानी हर कंट्री को जो इसकी सिग्नेटरी होगी उसको अपनी कंट्री के अंदर भी इस कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया, वो भी साइट्स के अकॉर्डिंग किया गया। पहले आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कितने 6 शेड्यूल थे, अब उनको घटाकर 4 कर दिया गया है। तो ये भी साइट्स के अकॉर्डिंग ही हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैंने बोला था साइट्स की जो मेंबर कंट्रियां हैं 183 है, ये आपको नहीं भी याद रहेगा तब भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इसमें अब देखो इसको सपोर्ट कौन करता है, इसको यूएनईपी का भी हेल्प मिलता है। अगर यूएनईपी के बारे में आपको जानना हो तो इसी चैनल पे आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। यूएनईपी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। मैंने हमेशा बोला है हमारे चैनल का पर्पस
व्यू नहीं होता है, एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का पर्पस होता है, ताकि टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी के साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट के एग्जाम भी देते रहते हैं, लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, तो उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इस टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, ये आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे इसके बारे में एक चीज पता होनी चाहिए आप लोग को, इसको जो साइन किया गया था 1963 में किया गया था, और ये इंप्लीमेंट हुआ था, फोर्स में आया था 1975 में। ध्यान रखेंगे, ये स्लाइड देखेंगे, ये क्या हुआ था, ये साइन हुआ था 1963 में, लेकिन और एडॉप्ट किया गया था 1973 में, और फोर्स में आया था 1975। इन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब साइट्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, इनको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स और कुछ नहीं होते, जैसे अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपने शेड्यूल देखे होंगे 6, वैसे ही यहां पर क्या होते हैं? अपेंडिक्स। जो वहां पे शेड्यूल होते हैं, यहां पर अपेंडिक्स होते हैं। इसमें कितनी अपेंडिक्स हैं? तो अपेंडिक्स 3 है। पहली अपेंडिक्स क्या कहती है? पहली अपेंडिक्स ये कहती है कि जो एनिमल हाईली एंडेंजर्ड हैं, तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड तभी होगा जब वो कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इंक्लूड स्पीसीज डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल खतरे में है, उनका तभी इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ किया जाएगा जब कैप्टिव ब्रीडिंग। अब ये कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? जब कोई स्पीसीज बहुत ज्यादा खतरे में आ जाती है, तो उनका हम आर्टिफिशियल कंडीशन में पहले कंजर्वेशन करते हैं। जब वो नॉर्मल सर्वाइवल कंडीशन में आ जाते हैं, तब उनको नेचुरल हैबिटाट में हम लोग छोड़ते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमने क्या किया? पहले उनका कैप्टिव ब्रीडिंग करवाया, यानी पहले अंडे उनको एक आर्टिफिशियल कंडीशन दी गई, जैसे हम कर रहे हैं उसको वल्चर के लिए कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनके अंडों से हैचिंग करवा रहे हैं, बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं तब उनको हम जंगल में छोड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह कर रहे हैं। तो कैप्टिव ब्रीडिंग प्लान किस में आता है? आपने पढ़ा होगा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू प्रोग्राम। इन सीटू एक्स सीटू पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्लान होता है, ये किस में आता है? एक्स सीटू के अंदर। एक्स सीटू का मतलब होता है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट, यानी जब किसी एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटाट से निकालकर मैन मेड या आर्टिफिशियल कंडीशन में सरवाइव करने की कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तब उसे बोलते हैं एक्स सीटू, और उसी के अंतर्गत आता है हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग प्लान। आगे चलते हैं। अपेंडिक्स 2 कहता है इंक्लूड स्पीसीज देन रिक्वायर मॉनिटरिंग ट्रेड थ्रेट, यानी ऐसी स्पीसीज जिनको खतरा है, उनके ट्रेड को हम बहुत ही सोच समझकर परमिशन देंगे। ऐसा ना करें कि हम इतना परमिशन दे दें कि उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए और वो खतरे में आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखो एग्जाम्पल के लिए प्रिवेंट किया जाता है, जो एलिगेटर होते हैं, एलिगेटर क्या होते हैं? इसके लिए मैंने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम बताया है। जो क्रोकोडाइल जिनकी स्नाउट या जो अगला भाग जो सबसे नुकीला होता है, उसे बोलते हैं एलिगेटर। एलिगेटर के स्किन से बनते हैं लेदर प्रोडक्ट, और दुनिया के सबसे महंगे जो लेदर प्रोडक्ट होते हैं, इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं, 1 सिंगल पेयर ऑफ शूज जो होते हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए के आते हैं। अब देखो ये लेदर प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए किसी जानवर की जान ली जा रही है,
तो ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अपेंडिक्स 2 काम करता है। अपेंडिक्स 3 का पर्पस क्या है? हमें एटलीस्ट एक किसी कंट्री में एटलीस्ट, देखो ये लाइन जानना, यूपीएससी ऐसे ही लाइन पर क्या करता है, कंफ्यूज करता है। वो पूछेगा ओनली, तो हर जगह ओनली वन गलत नहीं होता है, हालांकि वो 99% केस में गलत होता है, लेकिन एटलीस्ट वन कंट्री में हमें उस स्पीसीज को कंजर्व करना है, ताकि कभी कोई डिजास्टर आए तब हम उनको री इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए आसान रहे। तो इसलिए पहले में क्या था, जो बहुत ही एक्सटिंक्शन के खतरे पे हैं। सेकंड में क्या था, उनके नंबर को बैलेंस करना है। तीसरे में क्या है, एटलीस्ट वन कंट्री में उसको हमें कंजर्व करना है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारा लेक्चर, और ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैंने दूं, हमारे वहां यूपीएससी 2026 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को एनरोल करता हो वो हमारी साइट को विजिट करें, हमारे इंक्वायरी नंबर पर हमारी टीम से कनेक्ट करें, और अपने किसी प्रकार के डाउट हो तो उसको दूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।